नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज में हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था दोस्तों कि जो रोटेशन है या फिर शिफ्टिंग है अपने उत्पादन संभावना वक्र का, वो कैसे होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अवसर लागत की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होती है दोस्तों? उत्पादन की जो संभावनाएं होती हैं, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि हमारे जो साधन हैं वो सीमित हैं, ठीक है। उनको जो हमारी इच्छाएं हैं वो असीमित हैं, और जो साधन सीमित हैं उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि अगर हम कुछ साधनों को या फिर सभी साधनों को किसी एक काम में लगा देते हैं, तो जब वो उस काम को कर रहे होते हैं तो वो कोई दूसरा काम नहीं कर पाते। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब साधनों को किसी एक क्षेत्र में लगाया जाता है तो दूसरे क्षेत्र का जो काम होता है वो बकाया रह जाता है। तो वही अवसर लागत है, यानी कि दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का जो त्याग होता है उसको हम कहते हैं अवसर लागत की धारणा। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग। दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग। जैसे मैंने अभी बताया दोस्तों, मान लेते हैं कि कोई एक इंसान है, ठीक है, कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है जिसको बैंक में जॉब मिल रही है 50,000 रुपए की, स्कूल में टीचर की जॉब मिल रही है 25,000 रुपए की, ठीक है, किसी कंपनी में जॉब मिल रही है 30,000 रुपए की। यानी कि उसके पास अभी 3 ऑप्शन है दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो साधन है, जो व्यक्ति है वो क्या है? हमारा साधन है। ये व्यक्ति हमारा साधन है, ठीक है। एक ही व्यक्ति है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं ना सीमित है, सीमित साधन है। और उसके जो ये उपयोग हैं ये क्या है? वैकल्पिक। यहाँ वैकल्पिक उपयोग हैं इनके, इस व्यक्ति के। इसको हम जो है एज ए बैंकर भी ले सकते हैं, इस व्यक्ति को हम एक स्कूल टीचर भी ले सकते हैं, इसको एज ए कंपनी एम्प्लॉय भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस व्यक्ति का क्या होगा? चुनाव क्या होगा? चॉइस क्या होगी? जहां उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होगा, या फिर हम कहें जहां उसको मैक्सिमम सेटिस्फाई मिल रहा होगा, सेटिस्फेक्शन हो रहा होगा, यानी कि वो जो है इस बैंक की जॉब को चुनेगा। ये तो हो गया, उसने प्रथम चुनाव कर लिया, ठीक है। अब हमने कहा कि दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग जो है वो हमारी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अवसर लागत। अवसर लागत क्या कहता है कि दूसरा जो हमारी चॉइस है, यानी कि ये तो हमारी प्रथम चॉइस होगी 50,000 रुपए, जब अगर इसको लेने से पहले वो कौन सी विकल्प का त्याग कर रहा है, यानी कि वो इस विकल्प का त्याग कर रहा है, ये दूसरे चॉइस होगी उसकी, क्योंकि यहाँ उसको ज़्यादा जो है पैसे मिल रहे हैं। कंपनी में एम्प्लॉय के तौर पे अगर वो काम करता तो उसको 30,000 रुपये मिलते, अब वो बैंक में कर रहा है तो उसको 50,000 रुपये मिल रहे हैं। यानी कि वो बैंक में काम कर रहा है, लेकिन उसने दूसरा जो उसका विकल्प था, सर्वश्रेष्ठ विकल्प था, दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प कहाँ क्या है इसका? 30,000 रुपये। यानी कि वो 30,000 रुपये जो है वो हमारी बैंक की जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। सीधा सीधा मतलब क्या है कि इसको बैंक की जॉब करनी है 50,000 रुपये वाली, तो उसकी जो अवसर लागत है वो 30,000 रुपये होगी। अगर हम मान लेते हैं कि बैंक वाला पोर्शन अगर इसमें नहीं होता, बैंक वाला अगर इसमें नहीं होता तो वो क्या करता भाई? वो कंपनी की जो जॉब है वो करता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो है उसका दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, यानी कि दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प का जो त्याग करना पड़ रहा है, इसको वो छोड़ करके क्या ले रहा है? बैंक की जॉब ले रहा है। बैंक की जॉब कितने में मिल रही है उसको? 50,000 रुपये में मिल रही है। तो ये जो 50,000 की जॉब के लिए उसने 30,000 का त्याग किया, यानी कि 30,000 को छोड़ा, वो हमारी क्या कहलाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमने सीधी सीधी बात
बात कही कि जो वह कॉस्ट होती है जो दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग करती हो। क्या करती हो? दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसका त्याग करती हो। इसको हम एक और उदाहरण के द्वारा, हम दूध का उदाहरण लेते हैं। जब भी वैकल्पिक प्रयोग की बात आती है तो हम क्या करते हैं भाई, एक दूध का उदाहरण लेते हैं। हम कहते हैं भाई वैकल्पिक प्रयोग किसी साधन के होते हैं तो हम उदाहरण के रूप में दूध का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि दूध जो है उसे हम दही बना सकते हैं, दूध से हम लस्सी बना सकते हैं, दूध को हम पी सकते हैं, दूध से हम खीर बना सकते हैं, दूध से हम पनीर बना सकते हैं। तो यानी कि जो दूध है वो हमारा क्या है? साधन है। दूध क्या है? हमारे पास साधन है। दूध साधन के तौर पे है, यानी कि दूध क्या है? सीमित है। यानी कि हमने पहले कहा कि हमारे पास सीमित साधन होते हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। इसके विकल्प क्या क्या है? दूध को पीने के तौर पे भी ले सकते हैं, पीने के काम में आ सकता है, पीने के काम में, ठीक है। इससे बन सकता है पनीर, इससे बन सकती है खीर, है ना। इसी प्रकार जो व्यक्ति था इससे बन सकता है दही, ठीक है। इसी प्रकार जो व्यक्ति था, या फिर हम मान लेते हैं भाई कोई व्हीकल है, जैसे कि कोई बड़ी गाड़ी है, ठीक है। बस का उदाहरण लेते हैं। बस मान लेते हैं, बस, ठीक है। किसी ने बस खरीदी, इस बस को वो क्या है भाई किसी रूट पे चला सकता है। अगर वो किसी रूट पे चलाता है, सवारियों को हर रोज लेगा, आएगा जाएगा, तो उसको महीने की जो इनकम होने वाली है वो होने वाली है 50,000 रुपये। यानी कि 50,000 रुपये की उसको बचत होएगी, ठीक है। अगर वो इसी बस को टूरिज्म के लिए इस्तेमाल करता है, टूरिस्ट के लिए इस्तेमाल करता है, तो उसको मिलेगा 70,000 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। अगर वो इसी बस को स्कूल में लगाता है, स्कूल वैन के तौर पे, तो उसको मिलेंगे 30,000 रुपये की बचत, ठीक है। और वो इसी बस को अगर मान लेते हैं कि जैसे मतलब मान लेते 3 ही चीज़ें हो गई, ठीक है। अब वो चुनाव किसको करेगा? बस को वो कहाँ बेचेगा? वो 70,000 रुपये में, क्योंकि उसको जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो उसकी क्या होगी? फर्स्ट चॉइस होगी। और हमने कहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? सैक्रिफाइस ऑफ सेकंड बेस्ट, ठीक है। यानी कि सेकंड बेस्ट कौन सा होगा? इसका सेकंड ये होगा ना, ये इसकी सेकंड चॉइस होगी। 50,000 रुपये वो सवारियों के लिए, जो हर रोज वो अप डाउन करता है, सवारियों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे छोड़ता है। 70,000 रुपये जो हमारे टूरिस्ट हैं, टूरिज्म में अगर वो इस्तेमाल करता है। 30,000 रुपये स्कूल वैन के लिए उसको मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो उसकी फर्स्ट चॉइस होगी टूरिज्म, यानी कि वो क्या करेगा? टूरिज्म को बढ़ावा देगा, टूरिज्म में अपनी बस को लगाएगा, टूरिस्ट को लेकर के जाएगा, मतलब जो उनको टूरिज्म के प्लेस है वहाँ पर लेकर के जाएगा। उसको 70,000 रुपये का प्रॉफिट होने वाला। प्रॉफिट से मतलब हमारा कि उसको 70,000 रुपये की बचत होगी। तो उसकी फर्स्ट चॉइस होगी क्या? टूरिज्म, कि वो अपनी बस को टूरिज्म में लगाएगा। ये तो हमारी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी को कहते हैं कि सेकंड बेस्ट चॉइस जो होती है उसका त्याग करना, सैक्रिफाई करेगा। इसको सैक्रिफाई करने के लिए यानी 70,000 वाली को चुनेगा, तो वो किसका सैक्रिफाई कर रहा है? 50,000 रुपये वाली का चॉइस का जो है वो सैक्रिफाई कर रहा है। यानी कि सवारियों वाली में अगर वो बस को लगाता तो उसको 50,000 रुपये बचते। तो यानी कि जो 50,000 रुपये हैं ये हमारे क्या कहलाएंगे? अवसर लागत कहलाएंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएंगे। तो ये तो था हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का तात्पर्य दोस्तों क्या है कि जब हमारे पास दो वस्तुएं होती हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं, इसमें कुछ मान्यताएं होती हैं दोस्तों कि उत्पादन की जो तकनीक है वो स्थिर रहती है और उत्पादन के साधन भी स्थिर रहते हैं। ये दो मान्यताएं लेकर के चलता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम मानते हैं कि दो वस्तुएं होती हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास में ए और बी दो वस्तुएं हैं। जब हमें
ए में बढ़ोतरी करनी होगी तो हम कहेंगे कि हमें बी की कुछ मात्रा को त्याग करना होगा, या हम ये कहें कि बी की मात्रा में अगर हमें बढ़ोतरी करनी है तो हमें जो है ए की कुछ मात्राओं को त्याग करना होगा। जैसे कि इसको एक उदाहरण के द्वारा हम सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे हम कहना चाहते हैं कि मान लेते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में दो चीज़ों का उत्पादन होता है, गेहूँ और कपड़े का, गेहूँ और कपड़े का, ठीक है। इसको हम डायग्राम के अनुसार भी समझ लेते हैं, और ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं दोस्तों, ये हमारा जो है पीपीसी कर्व के सहायता से बन रहा है, उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से बन रहा है। और आपको पता है कि उत्पादन संभावना वक्र जो होता है इस प्रकार होता है, पीपी कर्व, जो हमें दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के बारे में भी बताता है, ठीक है दोस्तों। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहती है कि जब हमें किसी एक वस्तु के अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करना हो तो हमें दूसरे वस्तु की कुछ जो इकाइयां हैं उनका त्याग करना होता है, जो कि हमारा अवसर लागत के बराबर होता है, और उसे ही हम जो है सीमांत अवसर लागत भी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ उत्पादन कर रहे हैं, ये हमारा गेहूं है इस तरफ और ये हमारा कपड़ा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें कपड़े को बढ़ाना है, या हम कहेंगे कपड़े की जो मात्रा है उसमें वृद्धि करनी है। तो कपड़े की मात्रा में अगर हमें वृद्धि करनी है, जैसे मान लेते हैं एक इकाई यहाँ बढ़ाना है हमें, तो इसको हम बढ़ाएंगे तो हमें क्या है भाई, कपड़े की मात्रा को त्यागना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ ए पॉइंट पे थे और यहाँ बी पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ जाएंगे। गेहूं की जो कमी है, ठीक है, मान लेते हैं गेहूं हमारी 10 थी और यहाँ हमारी 7 है, यहाँ हमारी 4 थी और ये हमारी 5 है, क्लियर है। यानी कि हम कह सकते हैं कपड़े की एक गांठ की अतिरिक्त इकाई की लागत जो है वो गेहूं की 3 इकाई है, ठीक है। यानी कि हम अगर कपड़े को एक गांठ बढ़ाना चाहें तो गेहूं की जो है हमें 3 इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। तो ये जो त्याग है वो क्या है, हमारा सीमांत अवसर लागत है। क्या है दोस्तों, यानी कि सीमांत अवसर लागत है। तो यहाँ हमारा जो सीमांत अवसर लागत का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है कि गेहूं के उत्पादन में हानि बटे में कपड़े के उत्पादन में वृद्धि। ठीक है दोस्तों, इसको हम के और एल के तौर पर भी दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि चेंज इन गेहूं यानी कि व्हीट प्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि गेहूं के उत्पादन में कितना जो है वो चेंज हुआ, उसमें कितना चेंज हुआ, उसमें 3 का चेंज हुआ। और कपड़े के उत्पादन में वृद्धि, यानी कि यहाँ भी हमने चेंज लिख दिया, यानी कि कपड़े के उत्पादन में कितना चेंज हुआ, उसमें 1 का चेंज हुआ। तो हमारी जो उत्पादन लागत है, जैसे यहाँ हम ले गेहूं के उत्पादन में कितना चेंज 3 और कपड़े के उत्पादन में कितना 1, यानी कि अवसर लागत जो होगी हमारी क्या होगी 3 होगी। ठीक है, तो ये हमारी सीमांत अवसर लागत या फिर अवसर लागत दोनों एक ही बात है, क्योंकि मार्जिनल में हम क्या करते हैं, 2 वस्तुओं के अगर एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करना होता है, जैसे अगर हम यहाँ मानते हैं और एक और करना हो तो हमारा जो है सीमांत यहाँ निकल के आएगा। ये जो हमारा चेंज होगा, लास्ट जो चेंज होता है, यानी कि आखिर में जो हम परिवर्तन करते हैं वो हमारा कहलाता है सीमांत। ठीक है, ओवरऑल जो चेंज हो रहा है वो हमारा जो सीधा ही कहलाएगा, टोटल में आ जाएगा, कुल में आ जाएगा। जैसे हमें अवसर लागत की बात कर रहे थे तो हमने कहा भाई हमारे जो आखिर में जो हमने बैंक की जॉब के लिए जो हमने कंपनी की जॉब छोड़ी थी 30,000 रुपए की, वो हमारी सीमांत अवसर लागत थी। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ हम देख रहे हैं कि जब 10 गेहूं का उत्पादन हो रहा था तो कपड़े का उत्पादन 4 हो रहा था। अब हमें क्या इच्छा हुई, हमें ये इच्छा हुई कि क्यों ना हम कपड़े की जो गांठ है उसको बढ़ाएं। उसमें 1 वृद्धि करने के लिए हमने
गेहूं में से कुछ उत्पादन जो है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जितने भी साधन हैं वो सारे के सारे काम पे लगे हुए हैं। ये जो उत्पादन हमारे पास में हो रहा है वो हमारी फुल यूटिलाइजेशन पे हो रहा है, यानी कि हमारे जितने भी साधन है वो सारे के सारे काम कर रहे हैं और पूरी तरह से काम कर रहे हैं, जितना वो उत्पादन कर सकते थे, जितने वो कार्यकुशल हैं उस कार्यकुशलता के साथ वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ हम अगर उत्पादन को बढ़ाना चाहें तो हमने क्या करना पड़ेगा कि गेहूं में से कुछ साधनों को हटा करके कपड़े के साधनों में शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये मान्यता ले ली है कि तकनीक स्थिर है, उत्पादन के साधन जो हैं वो भी स्थिर हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी मान्यताएं हैं वो हमें बांध देती है कि हम जो है उत्पादन को बढ़ा नहीं सकते बिना उत्पादन को बदले हुए, यानी कि हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ रहा है गेहूं के साधनों को कपड़े के साधनों के तौर पे। तो हम क्या करते हैं कि गेहूं के कुछ साधनों को हटा करके कपड़े में लगाएंगे तो हमारा जो कपड़े का उत्पादन है वो बढ़ेगा। लेकिन जब हम यहाँ से साधन हटाएंगे, गेहूं में से अगर हम साधन हटा रहे हैं तो सीधी सी बात है इसका जो उत्पादन है उसमें कमी आएगी। तो इसके उत्पादन में कितनी कमी आई? 3 की कमी आई। कपड़े के जो उत्पादन में कितनी जो वृद्धि हुई वो 1 की वृद्धि हुई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हमें कपड़े का उत्पादन 1 गांठ बढ़ाना है तो हमें गेहूं की 3 क्विंटल छोड़नी होगी, और 1 गांठ के लिए जो गेहूं की 3 क्विंटल है वो हमारी सीमांत अवसर लागत या फिर अवसर लागत कहलाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि हमने उत्पादन संभावना वक्र के साथ इसका सॉल्यूशन भी निकाल करके देखा, इसको हल करके देखा। आगे हम पढ़ेंगे कंज्यूमर के बारे में कि उपभोक्ता क्या है, उसका व्यवहार क्या है, किस प्रकार हम उसको जो है संतुलित कर सकते हैं। उपभोक्ता के बारे में हम पढ़ने जाएंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताएं। इकोनॉमिक्स की बहुत सारी वीडियोज़ आनी बाकी हैं, आपको टाइम टू टाइम इकोनॉमिक्स की सभी वीडियो जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।